आसिम सजाद साहब कॉलम नवीस हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और वो पटिशनर भी थे इस जो ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एहसन पीरज़ादा साहब, माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। आसिम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, 2015 में एविक्शन नोटिस आया, आप लोगों ने पटिशन दायर की, 10 साल के बाद अब सुन रही है सुप्रीम कोर्ट, या बीच में कोई हियरिंग्स हुई थी? नहीं, जस्ट टू क्लैरिफाई, वो एविक्शन हो गई थी जी। वो पूरी बस्ती मलियामेट कर दी थी सीडीए ने और रेंजर, और एक बड़ा गज़ा वाला एक माहौल था इस्लामाबाद में। 20-25 हज़ार बंदा बेदखल हुआ अपने घरों से, और वो आज तक दरबदर हैं। और उसके फ़ौरन बाद 31 जुलाई 2015 को ये वाक़या पेश आया था, तो उसके फ़ौरन बाद चंद दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटिशन सुनी थी। और उस वक्त चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा थे और पूरा एक बेंच था, और उन्होंने इस एविक्शन को भी एक तरह से गलत कहा और कहा कि ये बहुत बेदर्दी से इन लोगों को निकाला गया और आइन के बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी करार दिया। और उसके बाद एक स्टे ऑर्डर उन्होंने नाफिज किया जी कि अब अगर सीडीए ने या किसी भी मुल्क के किसी भी शहर में अंदर अगर कोई सरकार का महकमा आकर कहता है कि जी हम इस बस्ती को गिराना चाहते हैं, या किसी भी बस्ती को जिसको अमूमन जो कच्ची आबादियां जिनको हम कहते हैं, तो सरकार के पास कोई मुतबादल कोई मंसूबा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप वैसे ही उनको यानी कि खुले आसमान तले छोड़ दें और आप परवाह ना करें इनके साथ होगा क्या। तो ये था मुद्दा उस वक्त। और 9 साल तक कभी कभार हम खुद कोर्ट से रुजू इसलिए करते थे क्योंकि तौहीन अदालत में हम जाकर उनको वाक़या बताते थे कि आपके स्टे की खिलाफ वर्जी हो रही है सीडीए या कहीं और। अब इस दफ़ा हमें भी अचानक ही पता चला, 8 जनवरी 2025 यानी कि महीना पहले हमारे वकील को पता चला कि ये केस लिस्ट कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने लिस्ट किया है, बिकॉज इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन। सो आवर लॉयर वाज कंसर्न कि शायद ये डिसमिस ही हो जाए। जैसे आपने अभी बताया कि वो डिसमिस तो नहीं हुई, और ये कहा गया कि भी आप 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दें। बट ये 10 साल में हमने बहुत सारी रिपोर्टें देखी, आई गई। हमसे तो बाकायदा एक मुतबादल लेजिस्लेशन का भी कहा गया जो कि हमारे वकीलों ने तैयार किया कि इस्लामाबाद के अंदर अगर हम नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग कच्ची आबादीज बट लो इनकम हाउसिंग के लिए भी कोई मनसूबा बंदी होनी चाहिए। बस्तियां बनती इसलिए हैं क्योंकि शहर की तरफ जो मजदूर रुजू करता है यहाँ पे सवाए कच्ची आबादी उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये सब कुछ हुआ, रिपोर्टें भी हुई, बहुत सारे हमने अच्छी तजावीज़ भी दी, लेकिन आज तक हमने तो नहीं देखा सीडीए ने या वफाकी हुकूमत ने किसी चीज़ पर अमल किया। और बल्कि अब तो हम देखते हैं कि वो हाउसिंग स्कीमों की बौछार पिशावर मोटरवे तक भी पहुंच चुकी है, और बस्तियां के बारे में आज भी कोई जामे पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल सही। एहसन साहब, आपने बात सुनी इस केस के मुतल्लिक, आसिम साहब ने हमें बताया, बट सर अब आप बताएं कि एग्जैक्टली इस पे कानून है क्या, क्योंकि जो हियरिंग भी पिछले दिनों में हुई उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हमारे जजेस हैं वो भी इस तरह के सवाल पूछते रहे हैं कि भाई ये कच्ची आबादी जो है इसको रेगुलेट करने का इख्तियार किसके पास है, वफाकी हुकूमत, सूबों के पास। जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने तो ये भी पूछा कि कच्ची आबादी होती क्या है। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान में तो सिर्फ कच्चे घर होते हैं। सो ये बताएं, व्हाट डज द लॉ से अबाउट दिस? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन जी। मैं थोड़ा सा स्टैट्स आपको बता दूं इस टाइम के ऊपर। यूएन का जो 2020 की हैबिटेट की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जितनी भी आपकी अर्बन पॉपुलेशन है, यानी कि जितने भी शहर हैं, उसकी 56% आबादी जो है वो कच्ची आबादी के अंदर रह रही है। यानी कि 56% लोग शहरों के, पाकिस्तान के शहरों के कच्ची आबादियों में रह रहे हैं। और उसके बाद 2017 की जो हमारी नेशनल सेंसस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 38% इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, जो तकरीबन 3,72,000 या 73,000 बनते हैं, वो कच्ची आबादियों में रह रहे हैं, जो कि 20 यूनियन काउंसिल 26 में से 20 यूनियन काउंसिल के अंदर मौजूद हैं। सो ये थोड़ी सी रियलिटी। अब आ जाते हैं हम डेफिनेशन के ऊपर। लॉ डिफाइन करता है कच्ची आबादी को एक ऐसी जगह जहां लोग रह रहे हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड से पहले, और उसके अंदर 40 डिवेलिंग्स होनी चाहिए, यानी कि 40 घर होने चाहिए। और वो डेफिनेशन जो हमारी सिंपल डेफिनेशन है उसके अंदर फॉल कर जाती है एज कच्ची आबादी। नॉर्मली जो स्टैट्यूट्स हैं ऑल अक्रॉस द प्रोविंस वो इसको डिफाइन करते हैं 31 दिसंबर 2011 से पहले की जो आबादियां हैं वो कच्ची आबादी कंस्ट्रू की जाएंगी। और सिंध ने अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट करके उसको थोड़ा और मॉडिफाई करके
ٹائم پیریڈ کو جو 1998 تک محدود تھا اس کو 2011 تک ایکسٹینڈ کر دیا. اب آ جاتے ہیں سوال کہ کچی آبادی کی ایکسیپشنز کیا ہیں. کچی آبادی اسٹیٹ لینڈ کے اوپر نہیں ہو سکتی, پروونشل لینڈ کے اوپر نہیں ہو سکتی, ڈیزگنیٹڈ لینڈ کے اوپر نہیں ہو سکتی. ہاسپٹل, اسکول کے لیے کوئی ڈیزگنیٹڈ لینڈ ہے, کوئی پارک کے لیے ڈیزگنیٹڈ لینڈ ہے, کسی سینسٹیو جگہ کے اوپر نہیں ہو سکتی, وہ کسی اسٹریٹجک سگنیفیکنس جگہ کے اوپر نہیں ہو سکتی, وہ پرائیویٹ لینڈ کے اوپر نہیں ہو سکتی تا وقت ہے کہ اس کی کنسنٹ موجود ہو اس اونر کے پاس ہو. ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا. لا ریکگنائز کر رہے ہیں, اس لا کو پاس کرنے کا مقصد جو ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر یا اسلام آباد کے اندر اپنا لا ہے, سندھ کا اپنا لا ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد ہر بندہ پروونشل اٹانومی ایگزسٹ کرتی ہے, تو ہر پروونس نے اپنا لا پروملگیٹ کیا ہوا ہے. اور وہ لا کا جو بیسک مقصد ہے وہ ہوم لیس یا لینڈ لیس لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, تاکہ وہ آرٹیکل 99 جو رائٹ ٹو لائف اور آرٹیکل 14 جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے, اس کے زمرے کے اندر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لا کو پاس اور پروملگیٹ کیا گیا کہ آپ لوگ جو ہیں عزت سے ایک جگہ کے اوپر رہ سکیں, اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس جگہ پہ ریٹین کر سکیں. سو ان ایکسیپشنز کے باوجود لا ریکگنائز کرتا ہے کچی آبادی کے کانسیپٹ کو, اور اس کو جو ہماری سندھ ہائی کورٹ کی آئی بلیو محمود آباد کی ایک سوسائٹی تھی, 2011 کا بڑا فیمس کیس ہے کراچی کا, اور اس کے اندر انہوں نے ریگولرائز کر دیا تھا, اور پھر ایک کرائٹیریا لے ڈاؤن کیا تھا کہ ریگولرائز کا کیا مطلب ہے. اس کو ایک انکرجن ایکسکرجن کی جگہ ہونی چاہیے, روڈ ہونی چاہیے, فیسلٹیز ہونی چاہیے, ڈرینیج فیسلٹیز ہونی چاہیے, اسکول ہونی چاہیے, اس کو ماڈرن طرز کے اوپر ایک سیکٹر کی شکل دینی چاہیے. اب the problem that we have is that there is no uniform policy, اور گورنمنٹ کا جب دل کرتا ہے تو ہمارا